हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की संपूर्ण किताब के सभी महत्वपूर्ण अंतर कंप्लीट करने वाले हैं और वे अंतर जो सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि आज मैं जो अंतर बताने वाला हूँ वो गारंटी से आपके पेपर में आएंगे, यानी जो भी अंतर आएगा वो आप हमसे 100% गारंटी ले लीजिए कि इन यंत्रों में से आएगा। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए पहला अंतर देखते हैं, सिंपल सा जो आपको 1-2 अंक में पूछ लिया जाएगा। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर एक पूछा गया है बहुत बार। तो देखिए क्या होता है अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। एक ही अंतर लिखना है आपको कि अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। क्या होता है कि अनुचुंबकत्व का गुण उनमें पाया जाता है, उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होते हैं, थोड़ी सी यानी मामूली सी दिशा में उस क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। वे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी जिनमें आकर्षण कम हो। ऐसे देखें इसमें लोह चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से चुंबकित हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए इसमें रबड़ कांच चीज़ें होगी चुंबकित हो, मामूली से चुंबकित हो नहीं। ठीक है, इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे आपको कोई भी पदार्थ हो, जैसे लोहा है, लोहे वाली वस्तुएं हो, कोई भी हो, कील हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब जो जिसपे चुंबकत्व का गुण हो यानी जो चुंबक से चिपक जाती हूँ वे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो अब देखिए अगला है, अगला क्या है, अगला सबसे ज़्यादा, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। क्या हो, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। उच्चाई ट्रांसफर क्या काम करता है, यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता बदलता है, और यह क्या काम करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। देखो अंतर भी अच्छे से याद करना। कैसे, आपको ज़्यादातर एक इस साइड वाला यानी एक तरफ वाला याद कर लेना है, दूसरे वाला उसका उल्टा होता है, अंतर मतलब उल्टा। ठीक है, तो वही तो है, ये करता है इसका उल्टा हो जाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। बस उल्टा हो गया कि नहीं। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है, इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से अधिक होती है। बस अंतर हो गया है कि नहीं। क्या होगा, ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता बदलता है और ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता बदल देता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है, इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। बस इतना ही था, ये अंतर हो गया। चलिए हम एक और अंतर देख लेते हैं। अब देखिए अगला वाला जो अंतर है वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न है विवर्तन और व्यतिकरण और विवर्तन। आप खुद जानते हो कितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन होता क्या है। तो दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। यानी एक ही तरंगार्घ की विभिन्न यानी अलग अलग भागों से या अलग अलग बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाएं के बीच अध्यारोपण से क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। क्या होती है, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, और इसमें क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी, वही घटती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज की दोनों ओर घटती है, फ्रिंज की दूरी क्या होती है, दोनों ओर घटती है। यानी विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर तीव्रता क्या हो जाती है, घटती है। और तीव्रता क्या लगेगा, तीव्रता लगना है, तीव्रता घटती है, घट जाती है। फिर क्या है अगला, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। विवर्तन फ्रिंज कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती है। बस
अब देखिए एक प्रश्न ये प्रश्न बन जाता है आपका 3 अंक में या 2 अंक में। प्रश्न से इम्पोर्टेंट है। समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक में अंतर पूछा जाएगा। समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, तो एक ही में अंतर लिखा है, तीनों में किसी में भी अंतर हम कह सकते हैं। तो वे परमाणु जिनके नाविकों का परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो आपके देखिए कि जिनके नाविकों में परमाणु क्रमांक यानी 17 यानी परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, 35-37 है, तो क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। संभारिक क्या होती है? इसका उल्टा, वे परमाणु जिनकी नाविकों में न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 यानी द्रव्यमान संख्या, वही संभारिक कहलाती है। ठीक है, इसका उल्टा एक और देखिए, वे परमाणु जिनके नाविक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी अगर आप क्या करोगे, जैसे देखेंगे कि यहाँ पर कितनी है न्यूट्रॉनों की संख्या, कितनी है यहाँ पर 7 में से आप 7 में से जो 3 घटाओ कितने बचेंगे? 4। 8 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे? 4, यानी दोनों में क्या है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। यानी ये कितने बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें हम यानी प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दें तो ये निकल आ रही है वो न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगला भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए अगला है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होता है क्या है? तो यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है, यह क्रिया हल्के नाभिकों में होती है। यह क्रिया यानी नाभिकीय विखंडन, तो यह क्रिया साधारण ताप पर होती है। नाभिकीय संलयन क्या होगी? यह क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है। यह क्रिया में यानी इस क्रिया में लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम होता है, इस ऊर्जा में उत्पन्न प्रतिशत अधिक होता है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस क्रिया में भारी नाभिक हल्की नाभिकों में टूट जाते हैं, इस क्रिया में हल्की नाभिकों का संयोग होकर एक भारी नाभिक बनता है। यूरेनियम नाभिक का विखंडन, इसमें क्या होता है? यूरेनियम नाभिक का विखंडन होता है, जिससे देखिए बेरियम में क्रिप्टॉन बनता है। जैसे देखिए यूरेनियम 92-238 का विखंडन होगा न्यूट्रॉन की बीमारी से, तो बेरियम 56 148 परमाणु भार और क्रिप्टॉन 36 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 88 क्या होता है? प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक जो जुड़ेंगे, जो संयोग करके क्या बनाते हैं? भारी नाभिक यानी 1H3 बन जाता है। ठीक है, ऐसे फिर एक अगला प्रश्न है जो सब पूछा गया है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर लिखिए। तो क्या होता है? समान तापमान के कुछ गुण है, मतलब इसी को इन्होंने 3 भागों में किसी गुण के आधार पर इनको बांट दिया है, अंतर कर दिया है कि समान ताप पर संयोजी बेंट व चालन बेंट की स्थिति के आधार पर। तो संयोजी बेंट तथा चालन बेंट पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बेंट थोड़ा खाली होता है और वर्जित ऊर्जा बेंट चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। तीनों लिख दिया। क्या होता है? संयोजी बेंट तथा चालन बेंट पूर्णतः भरे होते हैं, तो इसमें क्या हुआ? संयोजी बेंट तथा चालन बेंट आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसमें संयोजी बेंट पूर्णतः भरा होता है तथा चालन बेंट पूर्णतः खाली होता है। ठीक है, तथा चालन बेंट थोड़ा वो खाली होता है और इसमें भरा होता है। वर्जित ऊर्जा बेंट की चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। इसमें क्या हो? वर्जित ऊर्जा बेंट कम होता है, वर्जित बेंट काफ़ी कम होता है। इसमें क्या हो? वर्जित ऊर्जा बेंट की चौड़ाई अधिक होती है। बस यही तो हो गया। ठीक है, तो संयोजी बेंट तथा चालन बेंट पूर्णतः भरे होते हैं। इसमें संयोजी बेंट तथा चालक बेंट आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसमें संयोजी बेंट पूर्ण भरा होता है तथा चालन बेंट पूर्णतः खाली होता है। ठीक है, चौड़ाई इसमें नगण्य होती है। वर्जित ऊर्जा बेंट की इसमें बहुत कम होती है, वो इसमें अधिक होती है। बस हो गया, वही तो हो गई। ठीक है, आइए हम एक और अंतर देख लेते हैं, जो अंतर पूछ लिया गया है। तो देखिए क्या है? एक है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर। एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं? अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है एन टाइप? इनमें पंच संयोजी अशुद्धियाँ जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, SbN बिस्मथ मिलाई जाती हैं। इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम आदि ये सब मिलाई जाती हैं। इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक कूटर होते हैं। इसमें बहुसंख्यक कूटर तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अपद्रव का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसमें क्या होता है, अपद्रव का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इनकी चालकता अधिक होती है, इनकी चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। बस इतना ही अंतर इनमें लिखना होता है। इतना आप लिखोगे पूरे नंबर आपको मिलने वाले। फिर देखिए जो थोड़ा पीछे रह गया था इसको अब लिखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रह गया था, तो अब इनको भी पढ़ लीजिएगा। क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होते हैं, तो दूर स्थित बड़ी वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बड़ा क्या बोलते हैं, दर्शन कोण को बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा, और इसके द्वारा निकट स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ा सकते हैं। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का द्वारा बड़ा प्रयोग करते हैं। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जाता है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा एक ही है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करके आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी को कम करके आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 अंतर हो जाएंगे, 3 अंतर इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनके अंतर लिख सकते हो। इतने ही अंतर आपको पूरी किताब में दिए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।